आज चलते हैं फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ने। फ्यूचर टेंस का पहला पार्ट है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। जैसे कि आपने पिछले टेंसेस की में सबसे पहले उसकी पहचान पढ़ी है, वैसे भी इस टेंस की पहचान होती है कि इनके हिंदी वाक्यों के अंत में गा गी गे आएगा। जैसे वह क्रिकेट खेलेगा, वे नदी में तैरेंगे, मैं स्कूल जाऊंगा इत्यादि। जिनके हिंदी वाक्यों के अंत में गा गी गे आ रहा है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होते हैं। ये इनकी पहचान हो गई। इनके भी दो रूल होते हैं। पहला क्या है, इसमें हेल्पिंग वर्ब सैल और विल का प्रयोग होता है। सैल और विल का। अब सैल किसके साथ? सैल आई और वी के साथ प्रयोग होगा। सैल का प्रयोग आई और बी के साथ, जबकि विल का प्रयोग अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ। अन्य सभी सब्जेक्ट जो होंगे उनके साथ विल का प्रयोग करेंगे, चाहे वो ही सी इट एनी नेम हो या दे हो। यानी आई और वी को छोड़कर सबके साथ विल का प्रयोग करते हैं। केवल आई और वी के साथ हेल्पिंग वर्ब सैल का प्रयोग करते हैं। और दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल है कि इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, जैसे प्ले, गो इत्यादि। ये सब क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब चलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस पे। चलते हैं आगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस सबसे पहले चलते हैं इसके फॉर्मूले पे। फॉर्मूला क्या होता है अफर्मेटिव में? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और फिर कॉम्प्लीमेंट। तो चलते हैं फॉर्मूले पे। सबसे पहले हमें क्या लिखना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, और हेल्पिंग वर्ब क्या है इस टेंस की? सैल और विल। यानी सैल और विल में से कोई एक प्रयोग होगा। फिर मेन वर्ब यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, फिर ऑब्जेक्ट और फिर कॉम्प्लीमेंट। ये आपका अफर्मेटिव का फॉर्मूला हो जाएगा। सबसे पहले आपको क्या लिखना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब यानी सैल या विल, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर कॉम्प्लीमेंट। जैसे एग्जांपल ये ले लीजिए, वह क्रिकेट खेलेगा। ये एग्जांपल है। अब इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है? वह। वह की अंग्रेजी ही। सैल और विल में से कोई एक लगेगा। सैल और विल में से कोई एक लगेगा। और आपको अभी बताया गया रूल में कि आई और वी के साथ सैल, बाकी सब के साथ विल का प्रयोग करेंगे। यानी यहां ना तो आई है ना ही वी है, इसलिए यहां पर किसका प्रयोग करेंगे? विल का, क्योंकि ही सब्जेक्ट है। यानी आई और वी को छोड़कर बाकी जितने भी सब्जेक्ट आते हैं उनके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? विल का। तो यहां भी किसका प्रयोग हो जाएगा? विल। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है खेलना, प्ले मतलब खेलना, और प्ले की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी? प्ले ही हो जाएगी। ही विल प्ले द, ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट। ही विल प्ले द क्रिकेट। ये आपका क्या हो जाएगा? अफर्मेटिव का ट्रांसलेट। अब नेगेटिव पे चलते हैं। नेगेटिव में क्या हो जाएगा? सिर्फ आपको सैल और विल के बाद क्या कर देना है? नॉट लगा देना है। सैल और विल के बाद क्या लगा देना है? नॉट लगा देना है। जैसे अब फॉर्मूला इसका नेगेटिव का क्या हो जाएगा? सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे। केवल चेंजिंग क्या है? सैल और विल के बाद नॉट, यानी सैल विल हो गया। अब प्लस क्या जोड़ देना है? नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर कॉम्प्लीमेंट। ये आपका नेगेटिव का फॉर्मूला हो जाएगा। किसका? नेगेटिव का। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, वह क्रिकेट नहीं खेलेगा। इसी का वह क्रिकेट नहीं खेलेगा लिखा है। वह क्रिकेट नहीं खेलेगा। आपको क्या बताया गया फॉर्मूले में? केवल अफर्मेटिव और नेगेटिव में क्या अंतर है? अफर्मेटिव में आपको सब्जेक्ट प्लस विल सैल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट लिखना है, लेकिन इसमें क्या करना है कि सब्जेक्ट प्लस विल सैल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट लिखना है। यानी सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट है ही, उसके बाद सैल विल में से क्या लगेगा? विल लगेगा। अभी बताया गया क्यों लगेगा। ही विल, आगे नॉट जोड़ देना है। विल सैल के बाद क्या जोड़ देना है? नॉट। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? प्ले। ऑब्जेक्ट क्या है? द क्रिकेट। ये आपका नेगेटिव का ट्रांसलेट हो जाएगा। वह क्रिकेट नहीं खेलेगा, ही विल नॉट प्ले द क्रिकेट। दोनों में क्या अंतर है? केवल इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट जुड़ गया है तो नेगेटिव हो गया, और नॉट को हटा के केवल हेल्पिंग वर्ब लिख दिया गया है तो अफर्मेटिव हो जाएगा। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव।
अब चलते हैं इंट्रोगेटिव पे। इंट्रोगेटिव के दो टाइप होते हैं, यस नो टाइप और डब्ल्यूएस टाइप। यस नो टाइप का मतलब होता है जिसका उत्तर हाँ या ना में दे सकें। जैसे अब इसका ट्रांसलेट करते हैं तो इसमें क्या रूल है? रूल ये है कि इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? विल और शैल है इस टेंस की। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिख देंगे, फिर क्या लिख देंगे? सब्जेक्ट। अभी तक क्या लिखते थे? सब्जेक्ट पहले लिखते थे फिर हेल्पिंग वर्ब लिखते थे, लेकिन इसमें क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब को पहले कर देना है। तो क्या बचेगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या बचेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब होती थी, अब हेल्पिंग वर्ब को पहले कर दिया गया है तो सब्जेक्ट के बाद क्या बचेगा? वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर कॉम्प्लीमेंट, फिर क्वेश्चन मार्क। ये नहीं भूलना है आपको, क्वेश्चन मार्क। किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यदि आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं तो वो सेंटेंस गलत माना जाएगा। अब एग्जांपल लेते हैं। जैसे एग्जांपल क्या है? क्या मोहन अपने भाई के साथ बाजार जाएगा? बाजार जाएगा। हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आ रहा है? गा, गी, गे, इसलिए किस टेंस में होगा? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। अब चलते हैं इसके ट्रांसलेट पे। सबसे पहले में विल से लिखना है, किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है? मोहन। आई वी के साथ केवल हमें सेल लगाना है, बाकी सबके साथ विल लगाना है। तो यहाँ आई और वी नहीं है, क्या है? मोहन। तो मोहन के लिए सबसे पहले क्या लिख देंगे? विल। विल सेल में से कोई एक हो गया, फिर सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है? मोहन। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है? जाना। वर्ब क्या है? जाना। विल मोहन गो टू मार्केट क्या है? बाजार जाना, यानी इस पर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। विल मोहन गो टू मार्केट विथ, किसके साथ? विथ। साथ के लिए अंग्रेजी विथ लिखते हैं। विथ यानी अपने भाई के साथ। अब मोहन है तो मोहन के लिए अपने की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? हिज। यदि मेल है और किसी का नाम है तो उसके लिए अपने की अंग्रेजी सिंगुलर नंबर में हिज लिखते हैं, और यदि फीमेल है तो उसके लिए अपने की अंग्रेजी हर लिखते हैं, यानी विथ हिज ब्रदर क्वेश्चन मार्क। क्या मोहन अपने भाई के साथ बाजार जाएगा? विल मोहन गो टू मार्केट विथ हिज ब्रदर। इस सेंटेंस का ट्रांसलेट ये हो जाएगा। अब आपको डब्ल्यूएस टाइप में क्या करना है? डब्ल्यूएस टाइप का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? केवल इसी फॉर्मूले में आपको क्या जोड़ देना है? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड जोड़ देना है। अब उसकी पहचान क्या होती है? जैसे इसमें क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आया है। डब्ल्यूएस टाइप वर्ड की पहचान, सेंटेंस की पहचान ये होती है कि उसमें जो भी क्वेश्चन वर्ड आता है पहले ना आकर वाक्य के मध्य में कहीं आएगा। जैसे लिखा हो, मैं कल कहां जाऊंगा? मैं कल कहां जाऊंगा? अब देखिए इसमें क्वेश्चन वर्ड पहले आया है क्या, और लेकिन इसमें क्वेश्चन वर्ड कहां आ रहा है? बीच में। जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के पहले ना आकर मध्य में कहीं आता है तो उसे डब्ल्यूएस टाइप सेंटेंस कहते हैं, इंट्रोगेटिव का। अब इसका ट्रांसलेट जो करते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसी सेंटेंस में क्या करेंगे? अगर उस क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी हम पहले लिख दें तो डब्ल्यूएस टाइप का फॉर्मूला हो जाएगा। अब फॉर्मूले में क्या चेंजेस करेंगे? केवल इन सब में सबसे पहले हम क्या जोड़ देंगे? क्वेश्चन वर्ड जोड़ देंगे। क्वेश्चन वर्ड जोड़ देंगे, बाकी पूरा फॉर्मूला यही रहेगा। क्वेश्चन वर्ड के बाद विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट और प्लस क्वेश्चन मार्क। ये आपका क्या हो जाएगा? डब्ल्यूएस टाइप का फॉर्मूला। अब फॉर्मूला जब बन गया है तो हम इसका ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिखना है? क्वेश्चन वर्ड लिखना है। क्वेश्चन वर्ड है कहां। कहां की अंग्रेजी क्या होती है? वेयर। क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिख दी वेयर। अब विल सेल लिखेंगे। विल सेल में से क्या लिखा जाएगा? सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। सब्जेक्ट क्या है? मैं। अब आपको पता है मैं मतलब आई और वी के साथ किसका प्रयोग करते हैं? सेल का, यानी क्या लिख देंगे? क्वेश्चन वर्ड के बाद सेल, फिर क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है आई। सब्जेक्ट क्या है? आई। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है? गो। वेयर सेल आई गो। गो के बाद क्या लिख देंगे? कल की अंग्रेजी। कल फ्यूचर टेंस में कल की अंग्रेजी क्या लिखते हैं? टुमारो। यानी सबसे पहले हमने क्या लिखा? क्वेश्चन वर्ड, फिर सेल, विल में से कोई एक, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, नहीं तो कॉम्प्लीमेंट। यानी मैं कल कहां जाऊंगा? वेयर शैल आई गो टुमारो। ये आपका ट्रांसलेट हो जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है? इसका अपोजिट हो जाता है। जैसे जिसके साथ सेल लगना होता है उसके साथ विल,
और जिसके साथ विल लगना होता है उसके साथ शैल। कब? जब किसी भी सेंटेंस में कोई कार्य अनिवार्यता दिखाई जाए या फिर उसमें प्रॉमिस किया जाए इत्यादि सेंटेंसों में हम क्या करते हैं, जिनके साथ शैल लगना होता है उनके साथ विल लगाते हैं, जिनके साथ विल लगना होता है उनके साथ शैल लगाते हैं। जैसे कोई सेंटेंस लिखा हो कि मैं क्रिकेट अवश्य खेलूंगा, मैं क्रिकेट अवश्य खेलूंगा, ये क्या है, इसमें क्या दिखाया जा रहा है, अनिवार्यता दिखाई जा रही है, कंपलसरी है कि मैं क्रिकेट खेलूंगा। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं, यहाँ पर आई है मतलब मैं के लिए हमेशा आई मतलब आई और बी के साथ हमेशा शैल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन इस प्रकार के जो सेंटेंस आते हैं तो जिनके साथ शैल लगना होता है उनके साथ विल लगाते हैं, जिनके साथ विल लगना होता है उनके साथ शैल। यानी यहाँ पर आई है, अब आई सब्जेक्ट लिख देंगे, अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव में आई के बाद यानी सब्जेक्ट के बाद क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमें यहाँ शैल लगानी चाहिए, शैल लगानी चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या आया है, अवश्य, तो अवश्य के लिए हम क्या करते हैं, शैल को ना लिखकर क्या लगाते हैं, विल हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। क्या बताया मैंने, अपोजिट हो जाता है, जिनके साथ शैल लगना होता है उनके साथ विल, जिनके साथ विल लगना होता है उनके साथ शैल। यानी आई विल प्ले द क्रिकेट, आई विल प्ले द क्रिकेट। यदि विल लग गया तो यहां इसका मतलब क्या हो गया कि क्रिकेट जो खेलने के लिए कहा जा रहा है वो अनिवार्य है, यानी मैं क्रिकेट अवश्य खेलूंगा। यहां पर अवश्य की अंग्रेजी फिर नहीं लिखी जाती, केवल हेल्पिंग वर्ब को बदल दिया जाता है सब्जेक्ट के अनुसार। अगर आई और वी है तो विल लगा देंगे, यदि अन्य सब्जेक्ट है तो उनके साथ शैल लगा देंगे। कब? जब किसी भी सेंटेंस में कोई कार्य की अनिवार्यता दिखाई जाए, प्रॉमिस दिखाई जाए, वचन दिखाया जाए। इस प्रकार के सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं कि जिनके साथ शैल लगना होता है उनके साथ विल, जिनके साथ विल लगना होता है उनके साथ शैल का प्रयोग करते हैं। धन्यवाद।